नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस सम्मेलन में बहुत विषयों पर चर्चा हुई और इसका जो होस्ट थी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा थी। इस सीपीए सम्मेलन को लेकर बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी। पठानिया जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई एक वार्षिक सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए। कहाँ से शुरुआत हुई थी ये जो, और इसकी जो थीम थी, जो विषय थे, कहाँ से आपने परिकल्पना शुरू करी और किस किस का सहयोग आपको मिला? जैसा आपको मालूम है कि लोकसभा के जो माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारे जो देश है उनको रीजन्स में बांटा। और पहले तो 2 ही रीजन्स हुआ करते थे, 3 रीजन हुआ करते थे। इस बार अब 9 रीजन्स हैं और मुझे रीजन 2 का कन्वीनर बनाया गया। तो रीजन 2 में जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं उसमें हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, J&K है। और ये पिछले वर्ष मेरा नॉमिनेशन एज ए कन्वीनर हुआ और आशय उनको यही थी कि जोनल लेवल का जो कॉन्फ्रेंस है वो हिमाचल में आयोजित हो। और वो इस अभी हम पार्लियामेंट के साथ जो है ये सारी विषय जो चर्चा में थे, तो अभी इसकी जो पहली तिथि थी वो थी 29 मई और 1 जून की, जब लोकसभा का जो सचिवालय है, माननीय जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने इच्छा प्रकट की कि आप जो है इसको 29 और 1 जून को करें। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से फिर ये कॉन्फ्रेंस जो डेफर हो गई और अब ये स्लेटेड थी 29 जून और 1 जुलाई को। तो वो संपन्न हो रही है जैसा आप जानते हैं। और जो विषय हैं, ये विषय जो सिस्टर स्टेट्स, पहले तो विषय तो हमको ही क्राफ्ट करने थे, तो वो विषय जो है जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहला विषय तो यही आया कि जो चुने हुए विधायक हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, उनका रोल संसाधनों को जो है मैनेज करने में कितना है, यानी रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इन मैनेजिंग द स्टेट रिसोर्सेज विज़ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। वो इसलिए आया क्योंकि चुना हुआ जो भी प्रतिनिधि है, सरकार है, लोगों की आशय उससे विकास की होती है और विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब जो है हम ये महसूस कर रहे हैं पिछले 2 वर्षों से कि जो हमारे अपने प्रदेश के जो संसाधन हैं उस पर नियंत्रण हमारा नहीं है। और संवैधानिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो फेडरल स्ट्रक्चर में जो प्रदेश विधानसभा है या सरकार है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो जो है निर्णय ले सकती है अपने संसाधनों के विषय में। यद्यपि जो हमारा जो संविधान है उसमें स्टेट लिस्ट में जो विषय लिस्टेड हैं और उसमें पैरेलली कंकरेंट लिस्ट में भी है, तो हम स्टेट लिस्ट के उन विषयों के ऊपर जिसके ऊपर हम कानून बनाएं और पार्लियामेंट का जो कानून है वो भी उन विषयों पर बने, तो हमारा कानून तो निरस्त होता है, फिर वो कानून जो है लागू नहीं हो पाता और उसमें जो पार्लियामेंट से बना हुआ कानून है वो प्राथमिकता लेता है। तो हमारी जो ज़रूरत है संसाधनों की, संसाधनों के नियंत्रण की, संसाधनों का प्रोपोर्शनेट बंटवारे की, क्योंकि बात हो रही है सततता और समावेशी विकास की, इंक्लूसिव ग्रोथ की और सस्टेनेबल ग्रोथ की, तो वो तो तभी अचीव होगी जब राज्यों के जो संसाधन हैं उसमें प्रोपोर्शनेट बंटवारा आप करेंगे। अगर राज्य के संसाधनों पर जो है केंद्र का कब्जा होगा तो फिर हमारे संसाधन हम कैसे बढ़ाएंगे और कैसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। पठानिया जी, इस पे बड़ा गहन चिंतन हुआ, क्या निकल के आया? कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया और क्या विचार थे उनके? इसमें लगभग 3 घंटे इस विषय के ऊपर चर्चा हुई
और हमने 1 घंटा रखा था, लेकिन लगभग 15 से 18 जो मान्य पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने इस विषय के ऊपर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। और प्रसन्नता इस बात की है कि जो विषय है वो सबके लिए सार्थक भी लगा। इसलिए भी सार्थक लगा क्योंकि बहुत सारे प्रदेश ये महसूस करते हैं कि संसाधन उनके पास हैं, यद्यपि नियंत्रण उनका नहीं है। और हम नहीं चाहते कि सारा नियंत्रण हमारे पास आए। कुछ दायित्व संविधान ने हमको दिए, पर्यावरण का संरक्षण करने का आर्टिकल 45 में हमको दायित्व दिया, हम कर रहे हैं उसका। लेकिन जब कभी कोई प्राकृतिक आपदा आए और हमारा जो वहाँ के जो हमारे निवासी हैं उनको कोई कठिनाई आए, उस फ्लड में उनका नुकसान हो, मकान बह जाए, तो प्रदेश सरकार के पास अधिकार ही नहीं है। क्यों? ज़मीन तो हमारी सारी जंगलात है। 68% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ अ फॉरेस्ट लैंड। तो उस फॉरेस्ट लैंड के अंदर अगर हमको 2 विसुए भी अगर ज़मीन की उपलब्धता उस व्यक्ति के लिए, सफ़रर के लिए करवानी है, तो प्रदेश सरकार के पास तो कोई हक नहीं है। फिर प्रस्ताव जो है केंद्र के पास जाएगा और फिर वो महीनों नहीं वर्षों तक लंबित रहता है। तो इसलिए ये आवश्यक है आज की परिस्थिति में, जब माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि देश का विकास हो और सभी प्रदेशों का विकास होगा, सभी प्रदेशों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण होगा, समाधान होगा, तभी तो विकास होगा। तो हमारी जो ये प्रदेशों से जो जुड़े हुए ये विषय हैं, इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से पार्लियामेंट के स्तर के ऊपर भी चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि ये विषय ऐसे हैं जो मैं मान सकता हूँ कि राष्ट्रहित के विषय भी हैं, लेकिन एटलीस्ट जो संसाधन है, जैसे पानी हमारा एक बहुत बड़ा संसाधन है, टूरिज़्म हमारा बहुत बड़ा संसाधन है, जंगलात हमारा बहुत बड़ा संसाधन है, उसमें जो आय रेवेन्यू जनरेट होता है उसका प्रोपोर्शनेट बंटवारा तो हो। अब चंबा जैसा जिला जो आकांक्षी जिला है वो लगभग मिला के 2000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा है, 70 के दशक से पैदा कर रहा है। प्रोजेक्ट्स को बने हुए 30-40 साल हो गए। उस समय का जो प्राइस इंडेक्स था, जब 12% की कोई वैल्यू थी, उस 12% की रॉयल्टी के अलावा हमको एक पैसा नहीं मिलता। 40 साल के बाद जबकि हमारी पॉलिसी बोलती है कि कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कोई भी प्रोजेक्ट बनाएगी तो 40 इयर्स के बाद वो स्टेट को रिवर्स होगा। तो इसलिए ये संसाधनों का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी, उत्तराखंड के संदर्भ में भी, झारखंड के संदर्भ में भी। तो इसके ऊपर चिंतन मनन ही नहीं पर आगे कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जी पठानिया जी, जो दूसरा सत्र था वो दल बदल कानून को लेकर था। बड़ा हॉट टॉपिक है अब हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भी और देश के संदर्भ में भी। उस पर भी गहन चिंतन हुआ, क्या क्या विचार सामने आए? मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं नहीं सोच रहा था कि मतलब पार्टी लाइन से उठकर सभी माननीय अध्यक्ष पार्टिसिपेंट्स इस विषय के ऊपर जो है अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। किसी एक व्यक्ति ने भी एंटी डिफेक्शन लॉ जो आज विद्यमान है हमारे पास 10th शेड्यूल, जो आर्टिकल 101 सब आर्टिकल 2 100 कानून आर्टिकल सब आर्टिकल 2 के तहत 10th शेड्यूल जो है बना है, और ये 52nd अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके ये दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया। दल बदल जो है वो राजनीति के लिए एक नासूर है। अगर आप राजनीति के अंदर अच्छी परिपाटी पैदा करना चाहते हैं, एथिक्स जो है राजनीति का हिस्सा बनाना चाहते हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर जो है वो अंकुश लगे कि वो जहाँ भी जिस भी दल से चुन के आए हैं, 5 वर्ष के लिए जो लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, वो जो है उस दल को से समर्पित होके जो है उस दल का समर्थन भी करें, काम भी करें और सरकार में और विधानसभा में अपना योगदान भी दें। अब ये किसी को कोई अधिकार नहीं है कि आप चुनाव तो लड़ो कहीं और से, और उसके बाद 6 महीने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपको जो है आपका जो इच्छाएं थी उसकी पूर्ति नहीं हुई तो आप दल बदल कर लें। तो इसकी इजाज़त नहीं दे रही। और मुझे अच्छा ये लगा कि सभी ने ये कहा कि दल बदल कानून और सख्त होना चाहिए, यानी कोई भी दल बदल करता है तो उसको चुनाव 6 वर्ष तक के लिए उसको चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगनी चाहिए। उसको जो एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ एज ए एक्स MLAs मिलती हैं वो बंद होनी चाहिए,
ये जो है कॉन्सेंसस यहाँ पर इस दल बदल कानून के ऊपर जो है डेवलप हुआ और हिमाचल प्रदेश उससे आगे चला गया। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने जो ये हमारा जो पेंशन जो एक्स एमएलएस का जो पेंशन और प्रिविलेजेस का जो बिल है, हमने उसमें अमेंडमेंट कर दी है कि जो भी दल बदल करेगा और उसके बाद चुनाव में उसकी सदस्यता रद्द हुई और उसके बाद चुनाव में गया और वो चुन के नहीं आया, तो और उस सदस्य रद्द होने के बाद नहीं चुन के आया, तो उसको किसी प्रकार की पेंशन का लाभ या प्रिविलेज का लाभ एक्स एमएलए नहीं मिलेगा। और इसके आगे एक स्टेप जाके बात कर दी है उस बिल ने कि उस टर्म की तो मिलेगी नहीं, जो उसके अर्नड जो टर्म्स हैं पिछले भी, उसके भी जो प्रिविलेजेज है वो बंद होंगे। तो ये तो बड़ा डेटरेंट स्टेप जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने एक ऐतिहासिक जो है कदम इस विषय में भी उठाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डेटर करेगा, प्रिवेंट करेगा, ताकि कोई भी चुना हुआ व्यक्ति जो है वो मूल्यों की स्थापित भी करे, उससे जो आवश्यकता उससे जो उम्मीद होती है जनता को, और जो है वो दल बदल की प्रक्रिया से पीछे हटे और अपना सार्थक योगदान जो है हिमाचल प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेश हो उन विधानसभाओं के माध्यम से दे। पठानिया जी, जो तीसरा सत्र था और जो सेशन था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विधायिका में कैसे इस्तेमाल हो, क्योंकि डिजिटल युग है और बाकी चीज़ें हैं, उस पर भी अच्छी चर्चा हुई। क्या निकल के आया उसमें? देखो, हिमाचल प्रदेश अग्रणी है। हमारे विधानसभा जो है वो देश में पहली विधानसभा है जो डिजिटल मॉड्यूल पर आई, और हमने रास्ता दिखाया, यहाँ तक कि लोकसभा को भी रास्ता हमने दिखाया कि आप पेपरलेस हो सकते हैं। और ये निर्णय जो है हमारा जो है आज से 10, 15, 20 साल पहले हुआ। उस समय के जो अध्यक्ष थे माननीय बृज भाई पटेल जी, उनके अध्यक्षता में ये फैसला हुआ और आज सारा देश इसको अडॉप्ट कर रहा है। तो डिजिटली तो हिमाचल प्रदेश आगे है, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का जो समय है इसमें बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। आज एआई के माध्यम से कई टूल्स आ गए हैं, आपको एआई उसमें एक है, और एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें वर्षों की जो प्रोसीडिंग्स है, अब 1952 में किन माननीय सदस्यों ने किन विषयों के ऊपर क्या विचारों की अभिव्यक्ति की, पार्लियामेंट के अंदर 1952 में उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के होम मिनिस्टर, उस समय के ऑपोजिशन के लीडर ने किन विषयों के ऊपर क्या कहा, अगर हमको ये जो है जानकारी हासिल करनी है तो मुझे सारी वो डिबेट देखनी पड़ेगी, मुझे लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, घंटों में नहीं महीनों तक बैठना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं जाके उसको मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। एआई एक ऐसा जो है टूल आया है जिससे वो सारी चीज़ डिजिटलाइज होगी, आप 1 मिनट के अंदर जो है उस टूल के माध्यम से वो सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए आज के इस समय में विधानसभा हिमाचल तो डिजिटल है ही है, लेकिन लेजिस्लेचर की व्यवस्था को और भी चुस्त और दुरुस्त करने के लिए, और भी इफेक्टिव करने के लिए, विधायकों की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, विधानसभाओं की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, लोगों तक ले जाने के लिए, एक आम आदमी घर में बैठे बैठे देखेगा कि भाई उस समय में के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे वो किस प्रकार से इन विषयों के ऊपर अपना जो है अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करते। तो एक बहुत ये बढ़िया जो एक टूल है और जिसको अडॉप्ट करना मैं ये समझता हूँ आज के समय की आवश्यकता है, ज़रूरत है। अब पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है वो इनोवेशंस के लिए जानी जाती है, नवाचार के लिए, और आपने जैसा कहा कि सबसे पहले डिजिटल शुरुआत हिमाचल प्रदेश में ही हुई। लोगों के साथ वो ज़्यादा कनेक्ट हो, प्राकृतिक रूप से सब कुछ हिमाचल प्रदेश में है, सुंदर प्रदेश है, और क्या क्या स्टेप आप सोचते हैं, क्योंकि आप जब आए हैं तो पार्टिसिपेशन बढ़े या कुछ और पहल जनता के प्रति जो आप कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव ले रहे हैं। पहली बार आपने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का एक भवन जो है वो धर्मशाला में भी है, ये सीपीए का सम्मेलन जो है पहली बार यहाँ आयोजन हुआ, बड़ा आयोजन हुआ। इस तरह की और क्या सोच, वो चीज़ें जो पाइपलाइन में हैं और जो आप कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में? मैंने अक्सर कहा है, विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ चुने हुए प्रतिनिधि जनता की जो आशाएं आकांक्षाएं हैं उसका प्रतिबिंब है। वो जनता चुन के भेजती है आशाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ कि चुने हुई सरकार, चुने हुए व्यक्ति जो है वो हमारी जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं,
उनको पूरा करें। इसीलिए ये जो विषय जो हमने चर्चा में लाए, ये 2-3 विषय बहुत महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में। और मैं ये समझता हूँ, मैं वैसे तो अभी जैसे मैं ये सोचता था कि ये हमारा जो ये परिसर है, जिसको हम मात्र साल भर में कोई 7-8 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों ना इस परिसर का अधिक इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो ईश्वर की कृपा से और लोग मान्य हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, और हम ये चाह रहे थे क्योंकि धर्मशाला जो है वो एयर कनेक्टिविटी पर है, और यहाँ भी अगर हम CPA ऑल इंडिया लेवल की कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की शिमला में करते हैं तो यहाँ भी हो सकता है। तो हमने ये जो है इस सम्मेलन को यहाँ करने का निर्णय लिया, और ये बहुत सार्थक हुआ। एक बहुत बढ़िया मैसेज जो है ये यहाँ से ट्रांसलेट होके अन्य प्रदेशों में गया, टूरिज़्म की दृष्टि से भी गया, और विधानसभा का जो परिसर है तपोवन में, इसका भी गया। और बहुत सारे माननीय सदस्य तो ये कह रहे थे कि शिमला का जो परिसर है उससे तो बेहतर परिसर ये है। अभी गवर्नर साहब भी यही कह रहे थे। हम ये चाहते हैं कि विधानसभा माध्यम बने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। कुछ ऐसे विषय हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर दोनों राजनीतिक दलों को जिसके ऊपर चिंतन मनन करने की ज़रूरत है, जिसमें ये रिसोर्सेज भी है। सबसे पहला विषय है आपकी प्रदेश की आर्थिकी है क्या। आप क्यों ना ऐसे जैसे सम्मेलन हुए, आप अंदर बैठकर दोनों राजनीतिक दल, सत्ता में एक आए दूसरा आए, और सत्ता में आने के बाद परिस्थितियाँ तो वही रहेंगी। परिस्थितियाँ तो तभी बदलेंगी जब हम कॉन्सेंसस उन इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर डेवलप करेंगे और उसको स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनाएंगे कि सत्ता में ये दल आए, सत्ता में वो दल आए, बजाय इसके कि हम इसका क्रिटिसिज्म करें कि भाई आपने जो है ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे आप भी तो सत्ता में रहे पिछले 5 वर्षों में, अगर ये होने वाली चीज़ें थी तो आपने क्यों नहीं की, वो जवाब भी दें। मैं ये चाहता हूँ कि एक ऐसा कैमरा सेशन हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उन संवेदनशील विषयों के ऊपर हम करें, जिसमें दोनों दल को बैठा के अंदर खुले दिल से दोनों चर्चा करें, और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय विषयों की जो है महत्वता को समझते हुए प्रदेश हित में उनके ऊपर कोई पॉलिसी निर्धारण का काम करें। पठानिया जी, हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य ज़रूर है, पर जहाँ तक प्रोडक्टिविटी की बात है, चाहे क्वेश्चन आवर है चाहे ज़ीरो आवर है, वह अच्छे परसेंटेज है और अच्छी उत्पादकता है। कुछ आंकड़े आप देश की जनता को बताना चाहें कि हिमाचल प्रदेश किन मामलों में अव्वल है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चर्चा की बात है, मेरे ख्याल में 68 मेंबर्स हैं हमारे, और हर सत्र में मैं सभी को समय देता हूँ, और जो नए माननीय सदस्य हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है ताकि उनको जो है विषयों की जानकारी भी हो। और मैं ये कह सकता हूँ हमारी प्रोडक्टिविटी जो है 100% से नीचे कभी नहीं रही है। 132% और 35% प्रोडक्टिविटी हमारी रही है, यानी जो अलॉटेड टाइम था उस सेशन में उससे ज़्यादा काम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। ज़्यादा काम का मतलब यही है कि अगर विषयों के ऊपर माननीय सदस्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है समय दे या ना दे, उनको जो है सीमा में बांध दे। मैंने खुले रूप से मैं सारे विषयों के ऊपर सभी माननीय सदस्यों को समय भी देता हूं, और जितना समय हम पक्ष को देते हैं उससे ज़्यादा समय प्रतिपक्ष को देते हैं, क्योंकि प्रतिपक्ष ही जो जनता की आवाज़ है उसका प्रतिबिंब बनेगा। सरकार की तो मजबूरियां हो जाती हैं, व्यवस्थाएं हो जाती हैं, इसलिए जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जनता हित के जो मुद्दे हैं विपक्ष के माध्यम से उठने चाहिए। जितनी वो चर्चाएं लाते हैं हम उसको चर्चा में लाते हैं, जितने वो प्रश्न पूछते हैं। मेरा ये प्रयास होता है, मैं ठीक 11 बजे जो है सत्र में आ जाता हूँ, और मेरा ये प्रयास होता है कि जितने क्वेश्चन लिस्टेड हैं ज़्यादा से ज़्यादा का रिप्लाई सरकार की तरफ से आए, ताकि जो है संवाद के माध्यम से हम विषयों का समाधान भी करें, निराकरण भी करें। कुलदीप सिंह पठानिया जी, आप एक सीनियर मेंबर भी हैं, 5 बार के आप विधायक हैं, आप एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां से आपने आकांक्षी जिला की बात की। क्या विज़न है आपका हिमाचल प्रदेश के प्रति? कौन सी ऐसी चीज़ें बच गई हैं आम जनता में जो सॉल्व होनी चाहिए, और जनता के हित जो है उनका जो समस्या उसका समाधान हो, उसके लिए कोई विज़न एक विधायक के रूप में भी, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी, और एक स्पीकर के रूप में भी क्या है पठानिया जी का? हिमाचल प्रदेश, जब मैं इस माननीय सदन का सदस्य बना और उस समय से लेकर अब तक तो हिमाचल प्रदेश में बहुत परिवर्तन हुआ है। 60 के दशक का हिमाचल प्रदेश, 70 के दशक का हिमाचल प्रदेश, 50 के दशक का हिमाचल प्रदेश, और आज 2025
के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश बिल्कुल बदला हुआ हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी बदली हुई है। हिमाचल प्रदेश के जो हमारे यहाँ के निवासी हैं उनका रहन सहन, खान पीन जो है सारा बदला हुआ है। जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ी हुई है। तो इसे साफ मतलब निकलता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है विकास किया है, अपना भी किया है और प्रदेश विकास में भी अपना सहयोग दिया है। अब जैसे मेरा ज़िला है, आकांक्षी है, अभी भी वहाँ जो कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, अभी भी जो बिजली है उसको और सशक्त मजबूत उसके सिस्टम को स्ट्रेंथन और आगुमेंट करने की ज़रूरत है। पानी की जो व्यवस्था है इसको और सुधारने की आवश्यकता है। और अब इंडस्ट्री तो यहाँ पर जो है बाउंड्री एरिया के अलावा जो है इंडस्ट्री जो है नहीं है प्रदेश के अंदर। अभी कनेक्टिविटी हमारे पास रोड कनेक्टिविटी के अलावा है नहीं है, एयर कनेक्टिविटी है, लेकिन बरसात के दिनों में ये भी डिसरप्टेड रहती है। शिमला कनेक्टेड नहीं है। टूरिज़्म की दृष्टि से अगर हिमाचल प्रदेश को विकसित किया जाए, और आपने देखा होगा देश के बहुत सारे ऐसे दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टूरिज़्म की दृष्टि से ही उनकी आर्थिकी है, चाहे स्पेन ले लो, स्विट्ज़रलैंड ले लो, ऐसे ऑस्ट्रिया ले लो, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है एक मॉडल हो सकता है, यूरोपियन मॉडल हो सकता है। पर वो बात फिर वहीं आती है संसाधनों की, बात आती है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को और जैसे कैसे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, टनलों का निर्माण कैसे किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि टूरिज़्म जो है यहाँ जो है सबसे बढ़िया और सबसे जो है एक इंडस्ट्री होगी जो लोगों के आय का साधन भी बनेगी और प्रदेश के आय का साधन भी बनेगी। दूसरा, हमारी होल्डिंग्स कम है, ज़मीन कम है, 32% एरिया है केवल मात्र जो है कृषि के रूप में, वो भी परिवारों में बटा हुआ एरिया है। एक ऑर्गेनिक खेती के लिए दिस इज़ द बेस्ट हब, और उस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हम कर भी रहे हैं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑर्गेनिक हम पैदा कर रहे हैं जिसको सारा देश सराह रहा है। तो उस ऑर्गेनिक खेती के उस मॉड्यूल को भी हम जो है विकसित कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ऐसे काम करने से, बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे हेल्थ सेवाएं हैं, शिक्षण संस्थानों की सेवाएं हैं, रोड नेटवर्क है, बिजली की जो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। जब हम ये करेंगे तो हिमाचल प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में हमको नज़र आएगा। हमारे संसाधन भी होंगे, हमारी आय भी होगी, और उस आय के माध्यम से हम अपने हिमाचल वासियों की अच्छी तरह से इमदाद कर सकेंगे। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी का कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा आदर्श विधानसभा बने, ना सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की भी, ये उनकी इच्छा है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि टूरिज़्म सेक्टर, चाहे जैविक खेती हो, ये ऐसे हब हो सकते हैं जहाँ से हिमाचल के युवाओं को रोज़गार भी मिल सकता है और यहाँ की आर्थिकी भी, उसमें भी सुधार हो सकता है। तो कुलदीप सिंह पठानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है वो देश की और दुनिया की यूनिक विधानसभा बने, ऐसी आपकी इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति हो, हम ऐसी आशा करते हैं। साथ ही जैसा आपने कहा कि जो टूरिज़्म है और चाहे ऑर्गेनिक खेती का जो सेक्टर है उसमें एवेन्यूज़ हैं, रोज़गार मिल सकता है, वो बढ़ सकता है और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी भी जो है वो मजबूत हो सकती है। और साथ ही साथ CPA सम्मेलन जोन 2 के लिए, सफल सम्मेलन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, संसद TV के साथ समय निकालने के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।